बेटा हमारा आज का पहला टॉपिक है conversion of galvanometer. Put down the heading. into ammeter. क्या होता है एमीटर? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम होता है सर्किट में पास होने वाली करंट को रीड करना, मेजर करना। सर्किट की करंट को उसको मेजर करना है, इसके लिए क्या जरूरी है? सर्किट की सारी करंट उससे पास होनी चाहिए ना। एक बैंक का कैशियर है, उस बैंक के कैशियर का क्या काम है? पूरे कैश का ध्यान रखना, बैंक में कितना कैश आया है काउंट करना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि सारा कैश उसके हाथ से ही पास होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत अभी इधर से उधर मिस ना हो जाए, अदरवाइज़ वो फिर कहाँ से काउंट कर पाएगा। तो एमीमीटर कैशियर होता है एक सर्किट का। कैश कौन होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो सारी इलेक्ट्रिक करंट उस कैशियर के थ्रू यानी कि एमीमीटर के थ्रू पास होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए एमीटर को सर्किट में किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाना चाहिए? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सेम रहती हो। करंट सेम किस में रहती है? करंट सेम सीरीज में रहती है। दैट्स वाई an emitter should always be put in the circuit in series. पहली तो बात यही लिखेंगे। The function of an ammeter is to measure the electric current passing through a circuit. So all the electric current should pass through the ammeter यानी कि should pass through it. तो करंट कब सारी उससे पास होगी, कब सेम रहेगी? जब वो किस कॉम्बिनेशन में लगाया जाए? सीरीज. सो इट शुड बी put in the circuit पहला कॉन्सेप्ट एमीमीटर से रिलेटेड हमने स्टडी किया, हमने डिस्कस किया, राइट? ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब एक और प्रॉब्लम भी आ गई। हमने कल जब हम कुछ एनिमेशन टाइप के दिखा रहे थे, जब हम कॉइल को रोटेट कर रहे थे, देखिए जरा पहली तो बात, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, रिपीटेडली जिसको हम यूज कर रहे थे, ये है ना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बेटा टॉर्क करंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। जितनी ज़्यादा करंट आएगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होएगा ना। तो एक काम करते हैं, फिर से वो कल वाला एनिमेशन आपको एक बार और दिखाते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल थी, टॉप व्यू ऑफ द कॉइल। ये उस पर एक निडल लगी हुई थी,
और ये पीछे उसके एक डायल था। यहाँ ये 0 लिख दिया था और इधर बाकी फिर मेजरमेंट लिखे हुए थे। अब क्या हुआ, करंट इसमें जैसे ही पास हुई तो कॉइल रोटेट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा। ये रोटेट हो गई। तो ये रोटेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली करंट पर। होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई और भटक गई थोड़ी सी, वो तो वापस ले आऊँगा कोई, मैं वहाँ पर इसको ये यहाँ आ गई इधर। बेटा बताइए जरा मुझे एक बात, यहाँ इसके एक ना एक सपोर्ट लगा होता है, स्टॉपर लगा होता है, क्या उस स्टॉपर के बियॉन्ड भी जाएगी ये नीडल? नहीं भाई, ये जो हाफ मून है ना, हाफ मून क्या है तो 90 डिग्री इधर जा सकती है नीडल, या डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट 90 डिग्री इधर जा सकती है, बस इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकती। तो यदि करंट, आप इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड जो करंट है, अगर सर्किट में करंट उससे भी ज़्यादा है तो दो प्रॉब्लम आएंगी बेटा। पहली प्रॉब्लम क्या, ये पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। चलो टूट जाए वो बात तो अलग है। दूसरी बात एक और है, ये जो कॉइल होती है गैल्वेनोमीटर की, ये बनाकर दिखाई थी ना आपको कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, एंड टर्न है इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। करंट इसमें ज़्यादा आ गई, टाइम के साथ ये पास होती रही, I²RT हुआ, और हो सकता है थोड़ी देर में कॉइल फूक ही ना जाए पूरी, इट में बर्न आउट। तो यानी कि एक मुझे ड्रॉबैक पता लगा गैल्वेनोमीटर का, कि मैं एज सच एक गैल्वेनोमीटर को करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहली तो बात, इफ़ द करंट इज मोर देन द करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन द पॉइंटर विल ब्रेक। यदि करंट उससे ज़्यादा है सर्किट में तो पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, because of excessive current passing through the coil of galvanometer may burn out। हमने लिखा नहीं अभी कुछ भी, लिखवाना है, लेकिन ये बताइए बिना लिखे समझ में आ गया? यस गुड, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। बट a galvanometer cannot be used as cannot be used to measure the electric current, कारण सर एक मिनट, लो बेटा, हो गया सर। because first because ये नहीं बनाना है आपको, ये नहीं बनाना है। इफ द करंट इन द सर्किट मोर देन, ये THAN आएगा या EN आएगा? मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। THAN आता है सर। इफ द करंट इन द सर्किट इज मोर देन
that required for पहली प्रॉब्लम। हो गया नोट? यस सर। दूसरी प्रॉब्लम, वही जो कॉइल बर्न होने वाली बात बताई थी। due to excessive current even the even the coil of galvanometer may burn out। दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गई? ये पूछते हैं बेटा, ये सब याद रखना है, ये रटना पड़ेगा। तो फिर अब क्या करें? करंट मेजर भी करना है, लेकिन ये करंट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। एक्सेसिव करंट पॉइंटर को भी ब्रेक कर दे रहा है, एक्सेसिव करंट कॉइल को बर्न भी किए दे रहा है। फिर क्या किया जाए? एक बात बताइए, आपको कैसे समझाएं हम? कुछ ना कुछ एग्जाम्पल कोट करना पड़ेगा जो आपको आसानी से समझ में आ सके। ओके, देखो साशा, आप अपने स्कूल में एंटर होते हो, रिसेप्शन के पास से जब जाते हो, इधर आप रिसेप्शन एरिया में आते हो कभी? इस साशा देव? यस सर, आई एम हियर। हाँ, तो रिसेप्शन एरिया में आते हो कभी? हाँ आई हूँ सर। वहाँ पर एक स्कूल की बिल्डिंग का एक मॉडल रखा है ना? यस सर। इसको, ये जो मिनिएचर मॉडल होता है किसी बिल्डिंग का, इसको क्या बोलते हैं? आप कौन से वाले, वो जो वहां पे एक स्टैचू बना के उन्होंने स्कूल वाले को रखा है? हाँ, स्कूल की पूरी बिल्डिंग बना के रखी हुई है ना, जो कि उसको। स्केल हाँ। डाउन मॉडल होता है ना। कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी मॉल वगैरह कुछ भी बनता है, तो पहले एक स्केल हम्म। डाउन मॉडल बनाते हैं ना। हम्म। तो वो मुझे मॉडल होता है, वो पूरा रेशियो प्रोपोर्शनेट रियल बिल्डिंग के होता है ना। हाँ, उसको उसका बेसिकली हम आर्किटेक्ट बोलेंगे, जो उसका हम्म आर्किटेक्चर उन्होंने पहले दे रखा है। वैसे इसका एक प्रॉपर नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ। एक नाम होता है, ये जो मॉडल होता है ना मिनिएचर। किसी सर अभी। लड़की को, किसी को कुछ पता है? सृष्टि, वानी, मुस्कान? नहीं याद आ रहा है। चलो खैर, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं तो बस चीज़ को इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक स्केल डाउन मॉडल होता है वो, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एग्जैक्ट बिल्डिंग के। तो क्या किया जाए? ये जो ज़्यादा करंट है, ये तो कॉइल को बर्न किए दे रही है, और उसके बाद मैंने ये मॉडल का एग्जाम्पल लिया। कुछ हिंट मिला आपको कि हम क्या करने वाले हैं? हम करंट को दो पार्ट्स में बांट देंगे। जो टोटल करंट है ना सर्किट में, ये करंट है सर्किट में, टोटल करंट आई। ये है गैल्वेनोमीटर की कॉइल, सिंबल दे दिया मैंने उसको जी। तो इसमें करंट केवल कितनी परमिसिबल है? आई जी।
उससे बियॉन्ड जैसे होगा तो पॉइंटर ब्रेक हो जाएगा वगैरह वगैरह, जो भी है, कॉइल बर्न हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसके पैरेलल में एक और रास्ता बना देते हैं, पाथ बना देते हैं, उसे शंट बोलते हैं। हमने उसकी शंटिंग कर दी। तो कितनी करंट, आई माइनस आई जी, किरचॉफ का करंट लॉ लग गया यहाँ पर। टोटल करंट थी आई, ऊपर गई आई जी, रिमेनिंग इज व्हाट, आई माइनस आई जी, दैट विल बी, इसको शंटिंग भी बोलते हैं। और एक वो और भी बड़ा ही अच्छा सा इसको वर्ड दिया गया है, बाईपास। बाईपास कर देना। क्या होता है, एक शहर का जो बाईपास होता है वो क्या होता है, क्या काम होता है बाईपास का? ऐसा ट्रैफिक, ऐसा हैवी ट्रैफिक जिसको शहर में नहीं आना है, आपके सहारनपुर में नहीं रुकना है ट्रैफिक को, उसको तो यमुनानगर से आकर देहरादून जाना था। सहारनपुर एसआरई, यमुनानगर वाईएनआर, देहरादून डीडीएन। तो पहले क्या होता था, जो यमुनानगर से आएगा, देहरादून जाना है, बेचारे को यहाँ भी घुसना पड़ेगा, क्लॉक टावर से भी पास होएगा, कोर्ट रोड से भी जाएगा, सारी मुसीबतें झेलता हुआ तब कहीं देहरादून की ओर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, हमने बाईपास बना दिया। तो जिसको वाईएनआर से डीडीएन जाना है, निकल लो चुपचाप बाहर से। एसआरई सहारनपुर में एंटर होने की जरूरत ही नहीं है, यही तो होता है ना बाईपास। तो बाईपास पर देयर शुड बी सो मैनी मल्टीप्लेक्सेस, सो मैनी मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, कॉलोनीज, अपार्टमेंट्स होने चाहिए बाईपास पर। नहीं जी, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इतना कुछ बाईपास पर बना दिया, वो तो फिर शहर बस गया वहां पर, तो वो तो फिर क्राउड हो जाएगा। तो बाईपास तो प्रेफरेबली एलिवेटेड होना चाहिए, ऊंचा उठा हुआ, उस पर कोई गांव कस्बा नहीं बसा होना चाहिए, कोई कॉलोनी नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं, बस ट्रैफिक भागा चला जाए। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा यहाँ, शंट जो हम कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, टोटल करंट का आई जी तो पास होने दिया गैल्वेनोमीटर से, बाकी बची हुई करंट आई माइनस आई जी हमने चुपचाप बाईपास कर दी। तो बाईपास जो रेजिस्टेंस होता है, अभी मैंने देखो हिंट दिए हैं आपको कि हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए बाईपास पर, एक जो शहर का बाईपास होता है। तो जरा बताओ, शंट रेजिस्टेंस शुड इट बी वेरी हाई और वेरी लो? जो मैं शंटिंग कर रहा हूं, जो मैं बाईपासिंग कर रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल के एक्रॉस पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा रहा हूं। तो ये बताइए, ये जो शंट रेजिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए या बहुत कम? इससे ज्यादा होना चाहिए ना, और ताकि वो उस फ्लो को मतलब मेंटेन रख सके। ज्यादा रेजिस्टेंस फ्लो को मेंटेन रखेगा? नहीं, एज इन लाइक, आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार और रिपीट मेरे करोगे? बच्चे, आप कॉलोनी इसके सिटी के बाईपास के हिसाब से देखो। जो मैंने ओके। सिटी का बाईपास बताया है, क्या बाईपास पर बहुत सारी कॉलोनीज, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस वगैरह होते हैं क्या? नहीं। ओके। बाईपास तो डेजर्टेड होता है। हाँ, अंडरस्टूड। अब आप क्या बोलना चाह रहे हो समझ गई। अब बताओ, शंट रेजिस्टेंस शुड इट बी वेरी हाई और वेरी लो? वेरी लो। लो होना चाहिए, हाँ। वेरी लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने थ्रू गुजार दे, ताकि गैल्वेनोमीटर की कॉइल सेफ रहे। वाणी, मुस्कान, सृष्टि, समझ में आ रहा है?
यस सर। तो अभी कुछ भी लिखा नहीं है हमने, अब लिखना शुरू करेंगे एक्सप्लेन करने के बाद। तो चलिए, यहाँ तक का लिखा था, ये नीचे कुछ नहीं बनाना है आपको, वो तो बात बनाना तो है, बाद में बनाना है, अभी नहीं। शुरू करते हैं। हैंड्स, टू कन्वर्ट a galvanometer into an ammeter. We should connect बोलिए। सर हम्म, एक बार आप पीछे वाला पेज शो कर यस, पाओगे क्या इसके बाद? बिल्कुल कर पाएंगे, अभी कर पाएंगे, इसके बाद क्या। थैंक यू सर। इसमें तो बस ऊपर की लाइन लिखनी थी, ये कुछ नहीं बनाना है अभी आपको। नहीं सर, मैं एक बार और अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई नहीं, कोई नहीं, समझो समझो। हाँ ठीक है सर, समझ गया। Hence, to convert a galvanometer into an ammeter, we should connect a very low resistance wire across across का क्या मतलब होता है? उसके आसपास, मतलब across, parallel, हाँ मतलब यस, इन दैट सेंस। across the galvanometer coil means in parallel. पता है थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि थ्योरेटिकल वैल्यू जो है शंट रेजिस्टेंस की, वो ज़ीरो होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं। अब वेरी लो रेजिस्टेंस हमने बोला ना तो थ्योरेटिकली इट शुड बी ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो रेजिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं दुनिया में। तो तो प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं? एज स्मॉल एज पॉसिबल। कंप्लीट करें बेटा पेज। हो गया सर। ओके जी, तो मेथड बता दिया सर मैंने। एक सेकंड रुको, एक सेकंड बिल्कुल रुको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यस सर। ओके, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब बनाएंगे वो सर्किट जो भी पीछे रफ सा बनाया था ना मैंने, अब उसको फेयर बनाना है।
तो बेटा आई करंट उसमें एंटर हो रही है, आई जी ऊपर चली गई, और गैल्वेनोमीटर का ये जो जी लिखा है ना, हम इसको क्या मानेंगे, वी विल एज्यूम इट टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। बहुत अरे नहीं, ये नेचुरल फ्लो होता है, इसे कभी रोकना नहीं चाहिए ऐसे मेरे से। माइक आपका ओपन है साशा। सब सॉरी सपोज, सर, मेरी मम्मा आ ओके, गई थी ना मेरे को पूछने के लिए, इसलिए हाँ, सॉरी। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, देन देखो बेटा, बाकी थ्योरी तो सारी आपके सामने है ही, पिछले पेज पर सब लिख दिया गया है। नहीं, एक कुछ बातें और लिख देते हैं अभी। सपोज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, टोटल करंट एंटरिंग या टोटल करंट जो कि हमें मेजर करनी है, इसको रेंज ऑफ एमीटर भी बोलते हैं, कि एमीटर कितनी रेंज का बनाना है, रेंज ऑफ एमीटर इज आई, एंड current required for the full scale deflection is IG। देन बेटा ये दोनों पैरेलल में है ना, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है और जो शंट मैंने लगाया, और पैरेलल का हमको एक रूल मालूम है कि पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन पैरेलल, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ओम्स लॉ से हमें मालूम है आई आर। तो बेटा ऊपर गैल्वेनोमीटर के लिए आई मतलब आई जी, आर मतलब जी, और नीचे शंट के लिए करंट कितनी और रेजिस्टेंस कितना, एस। तो बेटा एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो न्यूमेरिकल डायरेक्ट मिलेगा बेटा, डायरेक्ट क्या बोलेगा न्यूमेरिकल में, कि एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस, जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है इतना, मतलब जी, उसकी वैल्यू दे देगा वो कुछ। वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज आई, करंट रिक्वायर्ड फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन दैट इज आई जी। तो बताइए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट, कितना शंट जोड़ा जाए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला S इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। इज इट क्लियर? यस सर। एब्सोल्युटली क्लियर इट शुड बी। यस सर, क्लियर है। ठीक उसके बाद एक और चीज भी पूछता है, एक तो न्यूमेरिकल ही आएगा, डायरेक्ट आ सकता है। सर प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, मेरे को यस, बिल्कुल। यस सर। ओके, एक और तरह का न्यूमेरिकल इसमें आता है, सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, फ्रैक्शन पूछता है कि टोटल करंट आई का कितना फ्रैक्शन गैल्वेनोमीटर में से पास होएगा। तो बेटा फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, आई जी अपॉन आई फ्रैक्शन बनेगा ना। तो अगर फ्रैक्शन पूछा जाए तो देखो फिर से वही यूज करेंगे ओम्स लॉ। क्या कहते हैं ओम्स लॉ, कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल
इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द शंट। इस बार क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करेंगे तो आई जी को कॉमन भी निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा जी प्लस एस, इधर कौन बचा, आई एस। तो बेटा आई जी अपॉन आई को अपॉन में इधर ले आए ना, क्या बन जाएगा, एस अपॉन जी प्लस एस। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है इसके ऊपर बेस्ड। और लास्ट कॉन्सेप्ट एमीमीटर का, जब एक गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस एमीमीटर का नेट रेजिस्टेंस कितना होता है। क्योंकि जी और एस आपस में पैरेलल है ना, तो बेटा केवल जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं उनको शॉर्टकट में बता रखा है ना कैसे निकाला जाए, उनका प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और उनका सम डिनोमिनेटर में। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीमीटर, आर ए उसको बोल देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर। चैप्टर की पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, खत्म नहीं हुई है, टॉपिक खत्म हुआ है। नोटेड दिस? Yes, sir. ये हम एक्चुअली क्या निकाल रहे थे, फ्रैक्शन ऑफ आई। इन टर्म्स ऑफ आई जी, तो फ्रैक्शन क्या बनता है, आई जी अपॉन आई, और मैंने वही निकाल लिया। चलिए जी, इस चैप्टर का आखिरी, बिल्कुल आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं अब। और वो है, अब मैं कन्वर्ट करूंगा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल पढ़ने के काम में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के काम में आता है। हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ ओके। तो जब ये वोल्ट मीटर बन जाता है बेटा, तो वोल्ट मीटर देखो, एमीटर हमने देखा था, एमीटर सर्किट में हमेशा किस कॉम्बिनेशन में लगता है, सीरीज में, क्योंकि उसको सारी करंट पढ़नी है तो सारी करंट उससे पास होनी चाहिए। लेकिन वोल्ट मीटर को पढ़ना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो टर्मिनल्स के बीच में होता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है। तो वोल्ट मीटर लगाया जाना चाहिए पैरेलल में। लिखते रहिए मेरे साथ साथ। द फंक्शन ऑफ अ वोल्ट मीटर इज टू measure potential difference between तो ये किस कॉम्बिनेशन में लगना चाहिए, पैरेलल।
और ये टू के आगे क्या लिखा है आपने? टर्मी, अच्छा गलत लिख दी स्पेलिंग। लगता है नींद मुझ पर हावी हो गई है, लेकिन अभी से कैसे हो सकता है, अभी तो 1 घंटा और पढ़ाना है। टर्मिनल्स, ठीक है। अच्छा, आप में से ना तीनों ने डिसाइड किया हुआ है कि कौन किस दिन एक्टिव रहेगा। तीनों नहीं एक्टिव होती। आज मुस्कान एक्टिव है, वानी तो बहुत ही कम एक्टिव होती है, महीने में 1 दिन। सृष्टि वैसे रोज बोलती है, आज सन्नाटे में है। आज ड्यूटी दी हुई है मुस्कान को, ठीक है, अच्छी बात है। सो इट शुड बी जॉइंड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा। अब एक और बात समझिए जरा, एक एग्जाम्पल, नोट नहीं करना है ये आपको। एक रेजिस्टेंस है आपके पास 5 ओम, और उसमें करंट पास हो रही है 2 एम्पियर। बेटा बहुत आसान सा ओम्स लॉ लगाकर बताइए कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। 10 10 ohms 10 वोल्ट। नहीं, सॉरी 10 वोल्ट, हाँ। 2 इंटू 5, सिंपल बस, 2 इंटू 5, 10 वोल्ट। अब मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसके पैरेलल में। गैल्वेनोमीटर को मैंने एज सच लगा दिया, बिना वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किए हुए। तो बेटा गैल्वेनोमीटर की कॉइल को घूमने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए ना। वो करंट कहाँ से आएगी, वो इस 2 एम्पियर का ही तो एक पार्ट खींच लेगा ना अपने थ्रू। मान लो उसने 0.5 एम्पियर खींच ली, तो कितनी करंट गई ऊपर से, ओनली 1.5। तो रियल पोटेंशियल ड्रॉप कितना, 10 वोल्ट, लेकिन बचेगा कितना। तो ये तो गलत रीडिंग मिल जाएगी ना। ये गैल्वेनोमीटर क्या पढ़कर बताएगा कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस उस 5 ओम के अक्रॉस 7.5 वोल्ट है, जबकि वो तो 10 वोल्ट है। तो ये एरर कैसे रिड्यूस हो सकती है, ये तब रिड्यूस हो सकती है जब गैल्वेनोमीटर में करंट आए कम से कम। और एक गैल्वेनोमीटर में करंट कम से कम कब आ सकती है, जब उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो दोनों उल्टा हो गए। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था, कम से कम, ताकि उसमें से सारी करंट पास हो सके। लेकिन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, इट शुड बी मोर एंड मोर। क्यों, ताकि इसमें से लगभग ना करंट, ना के बराबर करंट पास हुई, बहुत कम करंट पास हुई। तो क्या करें, एमीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमने क्या किया था, पैरेलल में एक बहुत कम रेजिस्टेंस लगा दिया था शंट। तो गैल्वेनोमीटर में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करें, इस बार रेजिस्टेंस लगा दें उसके सीरीज में। तो ये केवल समझने के लिए था। तो लिखें, टू कन्वर्ट a galvanometer into a voltmeter, we should join a very high resistance this time। और किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज। दोनों बातें उल्टा हो गई। वहां पर वेरी हाई नहीं वेरी लो था, और सीरीज नहीं पैरेलल था। यहाँ पर वेरी हाई हो गया और सीरीज हो गया, इन सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। तो उस रेजिस्टेंस का सिंबल देखो, जो शंट जोड़ते थे एमीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, उसका सिंबल एस होता था।
लेकिन यहाँ इसका सिंबल आर ही है। और ये बस करंट कितनी खींचे अपने अंदर, बस आई जी, जो उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन देने के लिए पर्याप्त है, उससे ज़्यादा करंट ना आए। तो V कितना हो जाएगा बेटा, इस सीरीज में दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, R प्लस जी। तो ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल्स टू आई आर, आई मतलब आई जी, आर मतलब आर प्लस जी। तो यहाँ से R प्लस जी कितना आ गया, V अपॉन आई जी। तो यहाँ से R कितना आ गया, V अपॉन आई जी माइनस जी। लो जी, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर भी। वोल्ट मीटर इतना टिपिकल नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। न्यूमेरिकल में वो क्या बोलेगा कि आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है जी, उसमें करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है आई जी, आप उसे एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो जिसकी रेंज है वी, तो बताओ कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना चाहिए। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? यस सर। तो बेटा ये हमारा चैप्टर थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर होता है फिनिश। कल शुरू कर रहे हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, अगर आप खुद कर सकते हो तो। क्लास आज भी जल्दी ही बंद कर रहा हूँ।